अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमने अपना जो वन शॉट लेक्चर है प्रोनाउन का, उस पे इंशाल्लाह हम जल्दी से इसका मैक्सिमम 1 घंटे में जो हम इसको निचोड़ सकें हमने निचोड़ना है इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करेंगे अपने वहीं से जे कि आपने जब हम रूल्स पढ़ रहे हो तो जो स्टार्ड रूल्स हैं जिन पे स्टार लगा हुआ है समहाउ, तो उनका आपने ध्यान रखना होगा, क्योंकि वो वाले एमसीक्यूज़ हैं या वो रूल्स हैं जो अक्सर आपके पेपर में उसने पूछे हैं। बिकॉज हर एक पेपर में उसने प्रोनाउन का एमसीक्यू नहीं पूछा है। ऐसा नहीं है कि कोई कंसिस्टेंसी हो कि ठीक है प्रोनाउन का एमसीक्यू हर एक पेपर में उसने पूछा है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी रूल्स में नज़र आती है कि जब उसने आपसे पूछा है प्रोनाउन का एमसीक्यू तो उनमें कौन से रूल्स को उसने ज़्यादा फोकस किया है। और जब आप स्पॉट द एरर वाले एमसीक्यूज़ को करते हो कि आपने जिसमें एरर्स को डिटेक्ट करना होता है, उसमें मैं आपको अक्सर बताता हूँ कि एरर स्पॉट करते हुए दो चीज़ें तो ग्राउंड पे आप देख लें। सबसे पहले ये आप देख लें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कि सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद दूसरी चीज़ प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, यानी कि प्रोनाउन किसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, क्या वो जो हमारा यूजेज है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये दोनों चीज़ें जब आप देख लें तो फिर उसके बाद अपना प्रपोजिशन का एरर, कंजंक्शन का एरर वगैरह वो सारा कुछ आप देखें। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इन दोनों में ही आपका एरर जो है वो रिजोल्व हो जाता है। तो हमने प्रोनाउन के बारे में बात करनी है। जैसे मैंने बताया कि पास पेपर्स में कंसिस्टेंसी है, यानी कि पास पेपर्स आपके व्यू में रख के ये रूल्स जो हैं वो काइंड ऑफ गैदर अप किए गए हैं ताकि हमारा टाइम कम लगे चीज़ों पे और हम चीज़ों को प्रोडक्टिवली सारी चीज़ों को हम सीख भी लें। स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रूल आता है इट को इस्तेमाल करना। नाउ डोंट स्टार्ट थ्रोइंग ब्रिक्स हेयर एंड देयर, के इट को इस्तेमाल करना सर ने कहा है। इट हम यूज़ करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जब हमने जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करना। अगर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो रही है, हम पोइटिकली बातें कर रहे हैं या हम लिटरेरी बातें कर रहे हैं, तब हम हर या हिज यूज़ कर सकते हैं नॉन लिविंग के लिए। लेकिन क्योंकि हम फॉर्मल बातें कर रहे हैं तो हम प्रेफरेबली इट का इस्तेमाल करेंगे अपने प्रोनाउंस के लिए जो हम एनिमल्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द जेंडर इज अननोन फॉर एम्फेसिस एंड व्हेन रेफरिंग टू वेदर और टाइम। वेदर और टाइम के लिए भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं। इट इज, जैसे एग्जांपल्स यहां पे आपने मजीद ऐड करनी है। इट इज 12 o'clock। इट इज नॉट रियली 12 o'clock बट स्टिल वी कैन से दैट। ठीक है, इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज सनी आउटसाइड। तो इस तरह हम प्रोनाउंस को इट को यूज करते हैं। और अगर हम सिंपल देखें द बुक फेल, इट हिट द फ्लोर। यहां पे ये प्रोनाउन है हमारा और इसका एंटीसीडेंट द बुक। ठीक है, इसीलिए हमने इट को यूज किया है। फिर हमारे पास बात आती है कलेक्टिव नाउन्स की। याद रखें कलेक्टिव नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लूरल्स भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर यूज कि आप उनको किस तरह से यूज कर रहे हैं। अगर हम कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल यूनिट, सिंगल एंटिटी देखें तो फिर उनके साथ जो प्रोनाउन हम यूज करेंगे वो सिंगुलर होंगे। फॉर एग्जांपल टीम है यहाँ पे सॉरी टीम है। इसी तरह इनको जो आपके पास पेपर्स को पसंद है ना वो ज्यूरी हैं। फिर उसके अलावा कमेटी है, वो कमेटी नहीं जो आप लोग डालते हैं और वो जब निकलनी होती है तो बंदा ही निकल जाता है, वो वाली नहीं, कमेटी है। फिर गवर्नमेंट होती है, फैमिली भी हो ही जाती है, वो फैमिली फैमिली नहीं। ठीक है, तो ये वाले वो हैं। अब इनको अगर आप कलेक्टिवली एक यूनिट के तौर पे यूज कर रहे हो ना तो आगे प्रोनाउन आपने इट यूज करना है, सिंगुलर यूज करना है। जैसे कि द टीम सेलिब्रेटेड इट्स विक्ट्री। अब फर्क यहां पे क्योंकि इट्स आ गया तो देख लो कि इट्स पोजेसिव प्रोनाउन है हमारे पास। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं इसको। तो इट्स और इट्स में फर्क है, इसका मतलब होता है इट इज। ठीक है, अक्सर इसको इसकी जगह पे लिख देते हैं तो वो गलत हो जाता है और ये हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है।
तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर आप किसी कलेक्टिव नाउन को सिंगल एंटिटी के तौर पे देख रहे हो तो उसके साथ आपने जो प्रोनाउन यूज़ करना है, जो वर्ब यूज़ करना है, वो भी सिंगुलर ही होगा। देन वी हैव कलेक्टिव नाउन्स प्लूरल के तौर पे अगर हम यूज़ कर रहे हैं, सेम वही वाले नाउन्स हैं, मैं दोबारा नहीं लिख रहा। तो अगर हम उनको प्लूरल के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, जैसे टीम ही था हमारे पास, अब हम अगर टीम को द टीम टुक देयर सीट्स, अब टीम में 5 बंदे हैं अगर, तो वो एक ही सीट पे तो नहीं ना बैठेंगे, वो तो 5 सीट्स कवर करेंगे, 5 हो गई, हाँ। तो वो अलग अलग बैठे, इंडिविजुअली ट्रीट नहीं हो रहे, इसीलिए हमने देयर प्लूरल प्रोनाउन यूज किया। और फॉर इंडिविजुअल इंटरव्यूज आगे हमारे पास जो है वो वर्ब नहीं है, लेकिन अगर वर्ब होता तो वो भी प्लूरल ही यूज होता। उसके बाद नाउन ज्वाइंड बाय एंड, यहाँ पे आपको पहले भी एग्जांपल्स दी गई थी, नाउन में खासी एग्जांपल्स दे दी गई थी और कुछ मैंने एमसीक्यू से एक्सप्लेन किए, उनमें भी एग्जांपल्स थी। तो इसमें एक तो रूल जो आता है ना हमारे पास, वो रूल ये आता है कि अगर एंड के साथ दो नाउन्स मिल रहे हैं और वो कलेक्टिवली एक ही आइडिया डिलीवर कर रहे हैं, तो हम उसके साथ सिंगुलर यूज करते हैं वर्ब को। लेकिन अगर वो अलग अलग आइडियाज डिलीवर कर रहे हों, अलग अलग चीजें हों, तो फिर हम उनके साथ प्लूरल यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जॉन एंड मैरी फिनिश्ड देयर होमवर्क। जॉन एंड मैरी आर टू डिफरेंट पीपल जिन्होंने अपना काम, ठीक है, दो है ना, तो इसीलिए प्लूरल प्रोनाउन। अब यहां पे कंफ्यूजन थोड़ी सी आ जाती है क्योंकि कुछ सेट फ्रेजेस हमारे पास आते हैं, टाइम एंड टाइड, ब्रेड एंड बटर, तो उनके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि जिनकी लैंग्वेज है उन्होंने ही वो रूल सेट कर दिए कि जनाब ये फ्रेजेस हैं हमारे पास, इनको हमने सिंगुलर ही देखना है, हमने कोई आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं सुननी। तो वो आपको एज इट इज गो थ्रू करने पड़ेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं नाउन ज्वाइंड बाय एंड। अब ये वो है कि जब हम सेम पर्सन सिंगुलरली इसको ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई बेस्ट फ्रेंड एंड मेंटर, आपका जो बेस्ट फ्रेंड है वही आपका मेंटर है, शेयर्ड हिज इनसाइट्स, ठीक है, क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था तो वो लड़का था, आपका हो तो वो लड़की भी हो सकती है, तो एनी हाउ आप हिज या हर ही यूज करेंगे यहां पे, ठीक है। अगर आपके ऑप्शंस में अब इस तरह से बात आ जाए, हिज, हर, देयर, हिज और हर, तो प्रेफरेबली हिज और हर। लेकिन अगर ये वाला ऑप्शन ना हो, इसकी जगह नन हो, तो फिर प्रेफरेबली हिज, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद ईच एंड एवरी जॉइंड नाउन्स, तो ये सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्रॉट हिज और हर ओन लंच, ये हिज और हर आ गया ना इस तरह से, तो ये बात आ जाती है ईच के साथ सिंगुलर नाउन। अब इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस आता है कि दे ईच एट देयर होमवर्क, बहुत ज्यादा भूखे थे तो वो अपना होमवर्क ही खा गए। यहां पे हमने ये जो देयर प्लूरल लगाया है ये दे के लिए लगाया है, ईच का अंदर ताल्लुक वास्ता नहीं है, वो सिर्फ एम्फेसिस के लिए हमने लिखा है। तो ये चीज़ याद रखनी है कि ईच एंड एवरी जो है वो सिंगुलर प्रोनाउंस और सिंगुलर वर्ब्स लेते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्योंकि हम ग्रुप में, पूरे ग्रुप में इंडिविजुअली उनको ट्रीट कर रहे हैं। देन यू हैव आइदर और, नाइदर नोर वाला रूल, इनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। और कोरिलेटिव कंजंक्शंस का हिसाब, यानी कि इन दोनों में जो फर्क है ना, वो पहले यही है कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये कहां से आ गया, तो ये पॉजिटिव और दूसरा नाइदर नेगेटिव है। इसके अलावा रूल के यूज करने में फर्क नहीं है कोई। अगर हम कहते हैं आइदर सारा और टॉम विल प्रेजेंट हिज और हर फाइंडिंग्स, तो ये ठीक है। लेकिन अब अगर हम कहें, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल वाली तो टेंशन नहीं है ना, दोनों ही सिंगुलर हैं, अब एक को सिंगुलर दूसरे को प्लूरल कर देते हैं, आइदर स्टूडेंट और टीचर्स, या फिर
नाइदर स्टूडेंट, इसको प्लूरल कर देते हैं, नोर टीचर, इसको सिंगुलर कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यहां पे हम आर यूज कर रहे हैं और यहां पे हम इज यूज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें जब हम आइदर और, नाइदर नोर और नॉट ओनली बट ऑल्सो को देख रहे हो, तब हमने दूसरा जो नाउन है, ये हमारा फर्स्ट नाउन है, ये सेकंड नाउन है, तो हमने सेकंड नाउन को देखना है। सेकंड नाउन को देखते हुए अगर ये प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी प्लूरल है, और इसके बाद अगर हमने कहीं पे अपना प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्रोनाउन भी हमने प्लूरल ही यूज करना है। ठीक है, यहां पे क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब को ऑप्ट किया है, और आगे अगर हमने प्रोनाउन यूज करना है तो वो भी सिंगुलर ही यूज करना है। मॉडर्न लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं ना, जब हम स्पोकन की बात कर देते हैं ना, डू रिमेंबर the rules in MCAT that you are being taught now, they have nothing to do with your spoken language, believe me, because in your spoken language you are not so restricted, आप इतने restricted नहीं होते कि ज़रूरी है कि आपने इसी तरह से यही काम करना है। तो वहाँ पे अक्सर औकात आप यहाँ पे देर यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ बताने की हद तक था। आप क्योंकि फॉर्मली पढ़ रहे हो, आपने अपना टेस्ट करना है, इसीलिए आपने हिज और हर का बड़ा ख्याल रखना होगा। तो जब हम इस तरह कोरिलेटिव कंजंक्शंस देख रहे होते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आती है इनमें, तो फिर हमने जो सेकंड नाउन होता है उसके हिसाब से वर्ब और प्रोनाउन को ऑप्ट करना होता है। देन वी हैव एग्रीमेंट विद सेकंड नाउन। सेकंड नाउन के साथ आपने एग्रीमेंट जब करना है, जो बात मैंने आपको अभी सारी बताई है ना, वही वाली यहां पे है। नाइदर द स्टूडेंट्स नोर द टीचर ब्रोट हिज और हर, ठीक है, सेकंड नाउन ये है हमारे पास। फिर नाइदर द कोच नोर द प्लेयर्स, सेकंड नाउन ये है, इनके हिसाब से प्लूरल ही आएगा। फिर नाइदर द टीचर नोर द स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड, सेकंड नाउन, और रिमेंबर्ड जो है उसमें तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे ये देर पे फर्क पड़ता है। ये वो सारी बात जो मैंने अभी आपको बताई है वही यहाँ पे आपने याद रखनी है। देन यू हैव एग्रीमेंट विद फर्स्ट नाउन। अब फर्स्ट नाउन से भी तो एग्रीमेंट होता है, वो आपने कब करना है, जब आप हमारे पास जो नाउन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा फर्स्ट नाउन है और ये सेकेंड नाउन के साथ किस तरह कनेक्ट हो रहा है कि दरमियान में ये फ्रेज आ रहा है अलोंग विद। अब इसकी जगह एक्सेप्ट आए, इसकी जगह एज वेल एज आए, इसकी जगह लाइक आए, तो फिर या इसके जैसा कोई और फ्रेज आ जाए, तो फिर हमने फर्स्ट नाउन को प्रेफर करना है और फर्स्ट नाउन के ही हिसाब से हमने आगे प्रोनाउन और वर्ब यूज करना है। ये प्लूरल है इसीलिए हमने आगे प्लूरल ही यूज करना होगा। ठीक है, फर्स्ट नाउन कब है हमारे पास, जब ये फ्रेजेस आ रहे हैं तब हमने फर्स्ट नाउन पे फोकस करना है। सेकंड नाउन कब है हमारे पास, जब हमारे पास ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस आ रही हैं, नाइदर, आइदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। इसके बाद हमारे पास है ही, आपने कब यूज करना है। अब ही जो है, यूज ही व्हेन रेफरिंग टू इनडेफिनिट प्रोनाउंस लाइक एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, एनीवन, ईच। इनको ही कहने का मकसद ये कि इनके साथ आपने सिंगुलर यूज करना है। अगर इनके साथ कहीं पे कॉन्टेक्स्ट में मौजूद है कि ये लड़कियों के बारे में बात की जा रही है तो फिर आप हर यूज करें, लेकिन अगर वो चीज मौजूद नहीं है तो प्रेफरेबली ही को यूज करेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल एवरीवन शुड ब्रिंग हिज, यहां पे अगर आप देयर लिख दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि एवरीवन हम एक ग्रुप की बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हर एक ने अपना 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 मटेरियल लेके आना है। हम इंडिविजुअली पूरे ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं। इस तरह से बात आप याद रख सकते हो। तो इसको आपने इस तरह से जहन में रखना है कि हम इंडिविजुअली पूरे ग्रुप पे फोकस कर रहे हैं। जब हम एवरीवन, ईच ऑफ एवरीवन या वगैरह वगैरह, हम इस किस्म के फ्रेजेस को, इस किस्म के वर्ड्स को यूज कर रहे हैं, एनीवन वगैरह, तो इनमें आपने ख्याल क्या रखना है
कि आपने क्योंकि ग्रुप में इंडिविजुअली फोकस कर रहे हैं इसीलिए सिंगुलर यूज करना है। अगर कॉन्टेक्स्ट में कहीं पे लड़कियों का फीमेल जेंडर का प्रेफरेंस दी गई है तो फिर उसके साथ आप फीमेल जेंडर यूज करो, वरना यूजुअल जनरल रूल हमारा यही कहता है कि हमने इनके साथ सिंगुलर हिज को या ही को जो हमारा मैस्कुलिन प्रोनाउन है उसको यूज करना है। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास आती है बात कि हमने ईच को यूज कैसे करना है। ईच भी एक इंडेफिनिट प्रोनाउन के तौर पे आता है और ये सिंगुलर होता है, रेफर्स टू एवरी सिंगल वन ऑफ मेनी पर्सन्स। आप देख बहुत सारे स्टूडेंट्स को रहे हो जैसे अभी मैं बात कर रहा था, लेकिन आप उनको इंडिविजुअली जब ट्रीट कर रहे हो तब आप ईच यूज करते हो, ठीक है। इसी तरह एवरी की तरह ही आप इसको सिंगुलरली ट्रीट करते हो। और मैंने आपको केस बताया था कि सिर्फ दे ईच आर। अब हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है दे पे, दे है प्लूरल, इसलिए आगे हमारा वर्ब आया है प्लूरल। और आगे अगर कोई प्रोनाउन भी आएगा तो वो भी प्लूरल ही आएगा। अब एग्जांपल देखो, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ज्यादा हैं मगर हम ईच की बात कर रहे हैं। सबमिटेड हिज और हर ऐसे, ये इसी तरह याद रखें, हिज और हर ऑप्शन अगर होगा तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा। इसमें हिज ही में या हर में तब तक नहीं आपने इंडल्ज करना जब तक आपके पास स्पेसिफाइड जेंडर ना हो। आफ्टर दैट वी हैव आइदर एंड नाइदर। अभी हमने कोरिलेटिव कंजंक्शंस पढ़ी थी, आइदर और, नाइदर नोर। अब हम आइदर और नाइदर का इटसेल्फ यूज देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई नाइदर ऑफ द ऑप्शंस इज। सर ऑप्शंस तो प्लूरल है, नाइदर और आइदर वैसे यूज होता है दो के लिए, यानी दो में से कोई एक भी, पॉजिटिव कर लो तो कोई एक भी है, कोई अगर नेगेटिव करो नाइदर करो तो कोई एक भी नहीं है। तो दो में से कोई एक भी नहीं है, तो ये एक की बात नहीं हम कर रहे, यहां पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख लो, नाइदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज सुटेबल, इट वोंट वर्क। इट हमने नाइदर के लिए यूज किया है प्रोनाउन और उसका एंटीसीडेंट नोटिस में रखना है आपने। इसके बाद हमारे पास है एनीवन, नन और ईच, सिंगुलर में ही है। नन के बारे में अगर हम बात कर लें एक थोड़ी सी एडिशनल, तो नन सिंगुलर भी हो सकता है, नन प्लूरल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नन ऑफ द सॉल्यूशंस वॉज सक्सेसफुल, नन ऑफ द सॉल्यूशंस वॉज सक्सेसफुल, यानी जितने भी सॉल्यूशंस थे उनमें से कोई भी सक्सेसफुल नहीं था, कोई एक भी सक्सेसफुल नहीं था। तो इंडिविजुअली ट्रीट कर रहे हो इसको तो ये हमारे पास सिंगुलर भी हो सकता है। प्लूरल, नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वर्क, तो ये प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो नन के बारे में याद हमने ये रखना है कि नन सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। और ये ज़रा मॉडर्न यूज़ है लेकिन आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो एनीवन और ईच है वो सिंगुलर ही आते हैं, ठीक है। एनी वन, हमारा फोकस ही वन पे है, ईच एक पे फोकस है, इस वजह से वो हमारे पास सिंगुलरली ही यूज होते हैं। अब बात आ गई हमारे पास ईच अदर और वन अनदर की, इससे आगे वन अनदर होगा। ईच अदर हम तब बात करते हैं जब हम दो की बात कर रहे हों, जब हम दो लोगों की बात कर रहे हों तो हम ईच अदर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टू फ्रेंड्स स्पेसिफाइड है, हेल्प्ड ईच अदर, लेकिन अगर यहां पे अब टू नहीं लिखा होता और ईच अदर साथ लिखा होता तो ईच अदर देख के पता चल जाना था कि यहां पे दो की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि ईच अदर हमारे पास दो के लिए ही यूज होता है। उसके बाद वन अनदर, वन अनदर दो से ज्यादा के लिए, तीन के लिए, चार के लिए, पांच के लिए हम यूज करते हैं। द टीम मेंबर्स सपोर्टेड वन अनदर, ठीक है, यहां पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ,
टीम मेंबर्स, एक तो ये चीज़ आ जाती है कि 2 से ज़्यादा होंगे टीम में। फिर वन अनदर से हमें पता चल गया कि 2 से ज़्यादा ही हैं, इसलिए तो हमने वन अनदर को यूज़ किया है। हु, हुज और हुम का फ़र्क बड़ा ज़रूरी है। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अगर हम हु को यूज़ कर रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, इसके अलावा ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी आ सकता है। तो हु ह्यूमंस के लिए यूज़ होता है हमेशा, हु किसी और के लिए यूज़ नहीं होगा। और अगर हम हुज देखें तो ये हु का पोजेसिव केस आ जाता है, ये दूसरी चीज़ों के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह फिर अगर हम होम पे आ जाएं तो ये ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज़ होता है और प्रेफरेबली इंसानों के लिए यूज़ होता है। और इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन नहीं होते हमारे पास, मैस्कुलिन फेमिनिन वाली टेंशनों में नहीं पड़ना आपने। और सिंगुलर प्लूरल के लिए भी आप इसी तरह यूज़ करते हो, वो वाली टेंशन ही नहीं है। बस याद रखने वाली बात ये है कि हु सब्जेक्टिव केस है, हुज पोजेसिव जेनेटिव केस है और हुज हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे आता है। द वुमन हु कोल्ड लेफ्ट हर नंबर, लेफ्ट हर नंबर, हर यहां पे इसके पोजेसिव के तौर पे आ रहा है। उसके बाद वट, वट हमारे पास ओनली इन द सिंगुलर होता है, हम वट को प्लूरल में यूज नहीं कर, यानी कि प्लूरल में यूज नहीं होता ये। वट ही वॉज, वट ही सेड वॉज कंफ्यूजिंग, जो भी उसने कहा। इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि वट आप वहाँ पे यूज़ करते हो जहाँ पे हमारे पास कोई एंटीसीडेंट मौजूद नहीं होता, तब आप वट यूज़ करते हो। यहाँ पे अगर दैट होता ना तो वो गलत हो जाता, क्योंकि दैट किसी के लिए यूज़ होता है। वट से पहले कोई उसके लिए एंटीसीडेंट मौजूद ना हो तब भी वो ठीक ही कंसिडर किया जाता है। हु को अगर हम पर्सन ओनली के लिए यूज़ करें, जैसे मैंने आपको बताया था, तो वो पर्सन्स के लिए ही यूज़ होता है। एग्जाम्पल देख लें, ही इज़ द स्टूडेंट हु वोन द अवार्ड, हु इंसानों के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास केसेस ऑफ हु है, सब्जेक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है और जो है हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव केस है और जेनेटिव केस है। तो उसकी अगर हम बात करें तो हु इज़ कमिंग, यहाँ पे ये वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है, सब्जेक्टिव केस हमने यूज़ किया। टू whom डिड यू स्पीक, टू whom ये प्रपोजिशन है आपकी, ये उसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हु लिखा होता ना तो वो गलत हो जाना था। फिर हुज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है, तो यहाँ पे पोजेसिव केस यूज हो रहा है, इसीलिए हमने हुज यूज किया। अगर हम यहाँ पे whom या हु यूज करते तो वो दोनों गलत हो जाने थे। आगे हम देखते हैं विच को, विच इज यूज्ड फॉर लाइफलेस थिंग्स एंड एनिमल्स। जैसे हु का यूज है ना ह्यूमंस के लिए, इसी तरह विच लाइफलेस थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज होता है। सिंगुलर प्लूरल वो दोनों इसमें हो सकते हैं। द कार विच इज रेड इज माइन, द कार विच इज रेड, विच और दैट का फर्क भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। उसके बाद हमारे पास दैट आ गया, ये पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डॉग दैट बार्क्स लाउडली, और दैट हमारे पास जो फ्रेजेस दैट के बाद आती हैं ना उनको हम रिस्ट्रिक्टिव फ्रेजेस कहते हैं, रिस्ट्रिक्टिव फ्रेजेस। यानी अगर राइटर ने दैट यूज किया है आपके फ्रेज से पहले तो उसका मतलब है कि ये जो क्लोज है या ये फ्रेज है, क्लोज कह लें इसको तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे वरना। तो ये जो क्लोज है ये जरूरी है सेंटेंस में, इसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वरना हम दैट और विच को चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, मगर विच आप जहां पे यूज कर रहे हो उस क्लोज को हम कहते हैं कि अगर रिमूव कर भी दो तो सेंटेंस की सेंस चेंज नहीं होती, और राइटर ने कहा कि आप ऐसा कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास दैट आता है स्पेसिफाइड जगहों पे। कौन सी स्पेसिफाइड जगह है जहां पे हमने दैट को प्रेफर करना होता है इंस्टेड ऑफ हु और विच आफ्टर सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का तो पता है ना, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास जो सुपरलेटिव डिग्री आती है जब हम सारों से कंपेयर कर रहे होते हैं तब हम दैट को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल
दिस इज द बेस्ट बुक दैट, ठीक है, विच यहां पे यूज आपने नहीं करना। फिर ही बोट एवरीथिंग दैट वॉज ऑन सेल, ठीक है, एवरीथिंग सुपरलेटिव में आ गया ना, सारा कुछ, ठीक है, सारों से जब हम कंपेयर कर रहे हैं, बेस्ट भी सारों से बेहतरीन किताब, तो इसीलिए ये हमारे पास दैट बेहतर है इस्तेमाल हम करें। और आफ्टर टू एंटीसीडेंट्स अ पर्सन और एन एनीथिंग एनिमल, ठीक है, बाकी चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं, तो इनको आपने जहन में रखना है कि दैट को हम इस्तेमाल करते हैं सुपरलेटिव्स के बाद में। उसके बाद हमारे पास बात आती है यूजिंग एज। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे हम एज को कैसे यूज कर सकते हैं, सच एज, ठीक है, एज कैन बी यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर वर्ड्स लाइक सच, सेम। एज किसके लिए यूज हो रहा है, सच के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, और इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ही सेड सच थिंग्स एज मेड मी लाफ, एज मेड मी लाफ, सच थिंग्स दैट मेड मी लाफ नहीं, एज मेड मी लाफ ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। देन वी हैव यूजिंग बट। बट एक कंजंक्शन भी होती है, और बट हमारे पास जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन कैसे हो सकता है, हम वो केस देखते हैं। बट कैन बी यूज एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट क्या है, देयर इज नो वन बट वुड अग्री। बट वुड एग्री का मतलब क्या है, ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेनेशन ज्यादा देते हैं हम। दिस बट रेफर्स बैक टू नो वन, बट नो वन को रेफर कर रहा है, यानी कि नो वन यहां पे है, नो वन वुड एग्री। फिर उसके अलावा इंप्लाइड नेगेटिव क्लोजेस द फ्रेज बट वुड एग्री मीन्स हु वुड नॉट एग्री। इसका मतलब है हु वुड नॉट एग्री। हमारे पास एक किस्म से ये बात आ जाती है ज़्यादा फॉर्मल इंग्लिश की। फॉर्मल इंग्लिश में हम इस तरह से ही बात करते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें, देयर इज़ नो वन हु वुड नॉट एग्री, इस तरह भी हम इस सेंटेंस को कह सकते थे। एवरीवन वुड एग्री हम ये भी कह सकते थे, बट हमने अगर बट को ऑप्ट करना है तो हमने याद रखना है कि नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होगा प्रेफरेबली, और ये मतलब क्या देगा केस में कि कोई भी नहीं, इन मीनिंग्स में ये यूज होगा। उसके बाद ओमिटिंग रिलेटिव प्रोनाउंस। आप रिलेटिव प्रोनाउंस को खा भी सकते हैं, भूख तो लगी रहती है हर टाइम। दिस इज द बुक दैट आई रेड, दिस इज द बुक आई रेड। तो आप इनफॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में जब बात कर रहे हो, आपको पहले भी बताया, तो आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट वो सिर्फ स्पोकन की हद तक है। पेपर्स में अगर आ जाओ तो फिर आपने उनको फॉलो करना है, बट ये कोई इतना क्लियर एरर होगा नहीं। लेकिन अगर सेंटेंस में कोई एरर ना हो तो फिर हम इसको भी एरर कह सकते होंगे। एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट। एग्रीमेंट विद एंटीसीडेंट का मतलब अभी तक हम वो बात भी बड़ी दफ़ा कर चुके हैं कि प्रोनाउन हो, उसका जो एंटीसीडेंट है उससे एग्री करना बड़ा ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल नंबर, पर्सन एंड जेंडर में, जैसे हु हम सिंगुलर प्लूरल के लिए जेंडर में हम इसका कुछ नहीं करते, तो हु हम स्टूडेंट के लिए यूज कर सकते हैं, हु स्टडीज हार्ड विल सक्सीड, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम इट यूज कर रहे हैं तो बात होनी चाहिए कि हम इट यूज करें मौसम के लिए, टाइम के लिए, जानवरों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। हु यूज कर रहे हैं तो वो ह्यूमंस के लिए हो। ये आपका प्रोनाउन का अपने नाउन से एंटीसीडेंट हो जाता है, अपने नाउन अपने एंटीसीडेंट से जो रिलेशन है वो जाहिर हो जाता है। प्लेसमेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को आपने प्लेस कब करना है, अपने जिस नाउन के लिए वो यूज हो रहे हैं ना उसके करीब करीब उसको रखना है, वरना सेंस चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग दैट बार्क्ड लाउडली बिलोंग्स टू माई नेबर। अब द डॉग दैट बार्क्ड, हम दैट यूज कर रहे हैं डॉगों के लिए, ठीक है, डॉग के लिए हमने यूज कर दिया। अब देखो, द डॉग बिलोंग्स टू माई नेबर दैट बार्क्ड लाउडली। दैट हम इतनी आगे ले गए और अब लग रहा है कि नेबर साहब जो उनसे हैं वो बार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए दैट हमने जब यूज करना है डॉग के लिए तो इसको डॉग के पास ऊपर वाली जो एग्जांपल है उस तरह से यूज करना होगा। फिर कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं। डू नॉट हैव एन एक्सप्लिसिट एंटीसीडेंट। इनका वो होता है कि इनके साथ कोई एंटीसीडेंट
एक्सप्लिसिट नहीं होता, क्लियर नहीं होता, तो हम कह देते हैं whoever arrives first gets the best seat। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, ठीक है, वो वाली सेंस में हम इनको यूज करते हैं। फिर बात हुई आ जाती है whoever, हम इंसानों के लिए यूज करें, whatever, whatsoever, whichever, ये हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, और whosoever ये भी प्रेफरेबली इंसानों के लिए ही हम यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद दैट एंड दोज, अवॉइडिंग रेपिटिशन, दैट और दोज का यूजेज हम देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन दैट ऑफ इस्लामाबाद। अब दैट यहां पे हम यूज कर रहे हैं द क्लाइमेट ऑफ, ठीक है, ऑफ तो लिखा हुआ है वैसे वहां पे भी, तो द क्लाइमेट के लिए हम दैट यूज कर रहे हैं। वरना हम इस तरह भी कह सकते थे कि द क्लाइमेट ऑफ लाहौर इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ इस्लामाबाद, तो दैट को आप यूज करते हैं इस सेंस में भी। द रिसर्च मेथड्स ऑफ दिस स्टडी आर मोर रोबस्ट देन दैट ऑफ प्रीवियस स्टडीज। द रिसर्च मेथड, ये हमारा पूरे का पूरा नाउन है जिसकी जगह पे हमने दैट को यूज किया है। अब रेफरिंग टू प्रीवियस मेंशंस, दिस और दैट में फर्क ये भी आ जाता है कि अगर हमने एक बात कही है उसमें दो इवेंट्स थे, एक इवेंट दूर का था, दूसरा इवेंट करीब का था, तो दिस आप यूज करते हो करीब के इवेंट के लिए, ठीक है, दिस पेन, और दैट आप यूज करोगे दूर की चीज के लिए, दैट पेन। इसी तरह दिस और दैट हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस भी तो होते हैं ना, दिस पेन, दैट पेन, इस तरह से भी इनका यूज होता है रिलेटिव प्रोनाउंस के अलावा। फॉर एग्जाम्पल, आई बोट एन एप्पल एंड बनाना, दिस इज स्वीट बट दैट इज टार्ट। दैट यहां पे दूर के लिए, एप्पल के लिए यूज हुआ जो हमने इस सेंटेंस में पहले बोला था, दिस करीबी के लिए यूज हुआ जो हमने सेंटेंस में बाद में यूज किया था। उसके बाद प्रोनाउन आफ्टर एनीबडी, एवरीबडी एंड ईच। अब ये वही प्रोनाउंस हैं हमारे पास कि नीड्स टू ब्रिंग देयर, हम कह सकते हैं इसको, लेकिन प्रेफरेबली हिज और हर। मैंने जैसे आपको पहले बताया, नीचे नोट भी लिखा हुआ है, ट्रेडिशनली सिंगुलर प्रोनाउंस वर प्रेफर्ड, कंसीडर द डिजायर्ड फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसमें यही है आपकी कि आपने प्रेफरेबली यहां पे हिज और हर ही यूज करना है, ठीक है। एंड ईच कैन बी फॉलोड, जब कैन आ जाता है ना तो फिर उसका मतलब कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। आपने प्रेफरेंस किसको देनी है, सिंगुलर को देनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वन। वन सारों से अलग है, वन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या कह रहा है, कोई क्या रूल है। वन कहते हैं जनाब वाला जितनी दफा आपने सेंटेंस में वन यूज करना है एज ए प्रोनाउन, आपने वन ही यूज करना है। आप वन की जगह ही, शी, इट नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, वन शुड ऑलवेज डू वंस बेस्ट। अब 100 दफा अगर सेंटेंस में आपको प्रोनाउन यूज करना पड़ रहा है, आप 100 दफा वन ही यूज करोगे, आप वो प्रोनाउन को चेंज नहीं कर सकते। नन, वही बात है जो आपको पहले बताई, सिंगुलर प्लूरल हो सकता है। नन ऑफ द शुगर हैज फिनिश्ड, या फिर हम कह सकते हैं नन ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, यानी कि काम उन्होंने पूरा नहीं किया और कुछ नहीं। फिर हमारे पास एज और दैट आ रहा है विद द सेम। एज को हम दैट को द सेम के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when this is the same book as I read yesterday, जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी सच के साथ बात की थी, अब ये एज और दैट के साथ भी है। सब्जेंटिव केसेस, सब्जेंटिव केसेस ज्यादा वैसे एक्सप्लेनेशंस के साथ आपने वर्ब में पढ़ा होगा, तो सब्जेंटिव केस वो होता है जहां पे आप आई के साथ वर यूज करते हो, ही, शी, इट के साथ आप वर यूज करते हो। तो सब्जेंटिव केस यहां पे आ जाता है जब हम कह रहे हो इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल। देखने में बड़ा ओड लगता है, लेकिन हु आई के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। हु किसके लिए यूज हो रहा है, आई के लिए, और जब आई के लिए यूज हो रहा है तो उसके साथ हमने एम यूज करना होगा, ठीक है। इट इज के बाद सब्जेंटिव केस आई, ही, शी। आफ्टर इट इज जब हम यूज कर रहे हैं तो वो आई के साथ हमने हु को जब यूज करना है तो उसके बाद जो हमारा वर्ब होगा वो आई के हिसाब से यूज होगा। देन सब्जेंटिव केस आफ्टर देन और एज। फॉर एग्जाम्पल, देन और एज की अगर हम बात करें,
देन एक कंजंक्शन है, ये चीज़ भी जहन में रखनी है आपने। तो कंजंक्शन के बाद हमारे पास पूरा एक कंप्लीट क्लोज आना चाहिए अगर पहले भी क्लोज हो। जैसे हम यहाँ पे देखें, शी इज़ टॉलर देन ही इज अंडरस्टूड है इवन इफ इट इज नॉट रिटन। ही इज एज स्मार्ट एज शी, यहां पे हम शी की बात करें कि शी इज, और इज अंडरस्टूड है इवन के लिखा नहीं हुआ। ऑब्जेक्टिव केस, गिव द बुक टू हिम, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केसेस हैं प्रोनाउंस के। हमारे पास हिम आ जाता है, मी आ जाता है, हर आ जाता है, तो ये हमारे पास सारे के सारे ऑब्जेक्टिव केसेस आ जाते हैं। वर्ब एग्रीमेंट विद रिलेटिव प्रोनाउन को आपने ध्यान में रखना है कि हमारा वर्ब जो है वो किसके लिए यूज हो रहा है। ये रिलेटिव प्रोनाउन यूज हुआ आई के लिए, इसीलिए हमने वर्ब भी आई के हिसाब से ही चूज करना होगा। ऑर्डर ऑफ नाउन्स एंड प्रोनाउंस, ये थोड़ा सा एडिशनल है बट आपको पता होना चाहिए जब हम नाउन प्रोनाउंस की बात कर रहे हो। जॉन एंड ही वेंट टू द स्टोर, यहाँ पे ही इसका सब्जेक्ट है, इसीलिए सब्जेक्टिव केस में आया है। और जॉन थर्ड पर्सन है और ये भी थर्ड पर्सन है। जब एक थर्ड पर्सन में हमारे पास नाम होगा और दूसरे में प्रोनाउन होगा तो हम प्रोनाउन बाद में और अपने नाउन को प्रेफर करेंगे पहले आए। उसके बाद अगर मल्टीपल आ रहे हों तो हमारे पास किस तरह से बनता है कि हम सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही एंड फर्स्ट पर्सन आई आर गोइंग टू द पार्टी। ऑर्डर इन नेगेटिव सेंटेंसेस, अगर यही सेंटेंस अब नेगेटिव में हो जाए तो फर्स्ट पर्सन पहले आ गया, सेकंड पर्सन अपनी जगह पे ही है और थर्ड पर्सन को हम लास्ट में ले जाएंगे। इट इज मोर लाइक काइंड ऑफ बीइंग पोलाइट और समथिंग, उन मीनिंग्स में हमारे पास ये बात ज़्यादा आ जाती है। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस है आपके पास, यानी जो हमने अभी तक सारे क्वेश्चंस की सारे रूल्स किए हैं उनकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करेंगे। अब लिखा हुआ है द कमिटी अलोंग विद इट्स चेयरपर्सन्स, यहाँ पे अलोंग विद से आपको कुछ याद आता है कि हमने क्या कहा था, आर डिस्कसिंग द न्यू पॉलिसी चेंजेस। अब यहाँ पे हमारे पास एरर क्या है, हमने इस क्लोज को इग्नोर करना है। हमारे पास जो फर्स्ट नाउन है हमने उसको देखना है ध्यान से। तो यहाँ पे हमारे पास जो मसला आ जाता है वो आइदर इट्स का आ रहा होगा, लेकिन ये इट्स तो यहाँ पे करेक्टली यूज हुआ है कमिटी के लिए, और या फिर हमारे पास मसला आर का आ रहा होगा। आर हमारे पास ये है और कमिटी हमारे पास यहाँ से हमें पता चल गया सिंगुलर थी, इस वजह से हमारा इशू आर के साथ है। हमने फर्स्ट नाउन को प्रेफर करना है और फर्स्ट नाउन के हिसाब से वहां पे सिंगुलर नाउन आना चाहिए था। तो वही सारी चीज़ें, रूल आपको बता दिया, कौन सा रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया है उसको दोबारा आप दोबारा रिवाइज अगर कर लेते हैं तो वो रिडंडेंट हो जाएगा कि दोबारा रिवाइज कर लें, तो रिवाइज कर लीजिएगा इसको। उसके बाद हमारे पास है नाइदर ऑफ द टू सॉल्यूशंस वर, नाइदर ऑफ द टू सॉल्यूशंस वर, नाइदर दो सॉल्यूशन है, उन दोनों में से कोई एक भी नहीं, तो सिंगुलर हम यूज करते हैं। यहां पे आना चाहिए था was effective in solving the complex problem, तो हमारा एरर आएगा वर के साथ जो कि लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको नाइदर आइदर के साथ बताया था कि जब हम नाइदर आइदर को इटसेल्फ यूज कर रहे हो तो वो सिंगुलर होते हैं, और सिंगुलर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब सिंगुलर प्रोनाउन यूज करना है। उसके बाद करेक्ट सेंटेंस हमने चूज करना है। अच्छा, ये थोड़ा सा काम आ जाता है, सेंटेंस करेक्ट जब आपने चूज करने हो बेसिक लेवल पे दो चीजें देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और प्रोनाउन और उसके एंटीसीडेंट को। She is one of the brightest students who has ever, one of the brightest students who has ever attended this university. दूसरा सेंटेंस, she is one of the brightest students who have
और मेरे ख्याल से यही हमारे पास मसला है। whom क्योंकि यहाँ पे नहीं आएगा, ये सब्जेक्ट के तौर पे ही आएंगे, और whose भी पोजेसिव केस है, वो भी यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब अगर इन दोनों सेंटेंसेस में हम देखें तो हमारे पास जो बेस्ट सेंटेंस है वो बी है, क्योंकि हम जब who को देख रहे हैं तो हमारा ये जो वर्ब है वो who के लिए है और who स्टूडेंट्स के लिए है, इसलिए हमने वहां पे प्लूरल यूज करना है। द वर्ब इन अ रिलेटिव क्लोज हु हैज हैव अटेंडेड मस्ट एग्री इन नंबर विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन ये हमने स्टूडेंट्स के लिए यूज किया है, इसीलिए यहां पे हमारे पास प्लूरल यूज होना चाहिए। थोड़ी सी चीज ये हो जाती है कि वन ऑफ द हमारे पास सिंगुलरली भी आ सकता है, वन ऑफ द 20 स्टूडेंट्स, अगर हम इसी सेंस में बोलें तो वो तो प्लूरल ही है, बट कोई रेयर इसी एग्जांपल हो सकती है जिसमें वो सिंगुलरली भी यूज हो सकता होगा। उसके बाद एवरीवन इन द टीम एक्सेप्ट फॉर जॉन एंड आई कंप्लीटेड द असाइनमेंट ऑन टाइम। अब ये तो ठीक लग रहा है सेंटेंस, द असाइनमेंट ऑन टाइम, टीम सिंगुलर है, आगे कोई प्रोनाउन नहीं है सिंगुलर, और तो मसला किधर आ गया सोचें जरा। हम अगर यहां पे देखें एक्सेप्ट फोर हमारे पास है जॉन एंड आई, फोर क्या है, प्रेपोजिशन नहीं है, और प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट नहीं आता, बताएं तो हमारा मसला आ गया ना चार्ली में। तो मसला आ गया हमारा चार्ली में ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। ये रूल हमारा जो था वो यहाँ पे अप्लाई हुआ कि जब हम चार्ली देख रहे चार्ली ना देख रहे हों, जब हम किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में होना ज़रूरी है। आपके सेंटेंस में आना चाहिए था फॉर जॉन एंड मी, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए था। आफ्टर दैट वी हैव चूज द करेक्ट सेंटेंस, इफ आई वॉज अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू द हाइएस्ट माउंटेन। If I were a bird, if पे फोकस किया हमने, यहाँ पे वर आ सकता था, was सब्जेक्टिव मूड है तो वर प्रेफरेबली हम यूज करेंगे। I would fly to the highest mountain. If I am a bird, I would fly to the highest mountain. If I had been a bird, I would have, तो वो कंडीशनल इशू आ जाते हैं हमारे पास। तो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है, जो कि हमारे पास सब्जेक्टिव मूड आता है, और सब्जेक्टिव मूड में हम यूज़ करते हैं विशेस को, प्रपोजल्स को, डिमांड्स को, कंडीशंस को दैट आर हाइपोथेटिकल। तो ये कोई हाइपोथेटिकल ही कंडीशन है कि अगर मैं कोई परिंदा होता, ठीक है, ये रियलिटी नहीं है। आई एम नॉट अ बर्ड अनफॉर्चुनेटली, या फॉर्चुनेटली आई एम अ ह्यूमन बीइंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो पर्सपेक्टिव की बात आ गई वहाँ पे। खैर सब्जेक्टिव मूड पे वापस आते हैं कि हम यहाँ पे वर यूज़ करेंगे जब हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट और डाउटफुल हम यूज़ कर रहे हों, या हमारा इफ़ क्लोज होगा तो फिर हम आई के साथ वर यूज़ करेंगे। पहले भी आपको ये बताया है। उसके बाद वोकेबलरी का पार्ट है हमारा। तो वोकेबलरी के कुछ हमने वर्ड्स ऐड किए हैं, इसमें सारे के सारे नहीं हैं, लेकिन जब आपने प्रिपेयर करने हैं तो उसमें सारे ही वर्ड्स आपने प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले ऑटोमेटेड हमारे पास आता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। ऑटोमेटेड हम कहते हैं खुदकार, खुद चलने वाला। जैसे गाड़ी के इंजन को एक दफ़ा चला दो, एज लॉन्ग एज द कार वुड हैव फ्यूल इन इट, तो वो चलती रहेगी, खुदकार रहेगी। तो हम इसके सिनोनिम्स अगर देखें तो मैकेनाइज्ड, प्रोग्राम्ड या कंप्यूटराइज्ड वगैरह। एंटोनिम्स में मैनुअल, ह्यूमन ऑपरेटेड या हैंड ऑपरेटेड। और अगर हम सेंटेंस देखें, द फैक्ट्री हैज़ एन ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी आप एक दफ़ा उस सिस्टम को चला दो तो वो ऑटोमेटिकली चलता रहता है। इसके बाद हमारे पास है बारबेरिक। बारबेरिक कहते हैं वहशी को, जंगली को, ठीक है। हम सिनोनिम्स अगर इसके देखें, रूथलेस, इम्पायस, ब्रूटल, सैवेज, मर्सीलेस। और अगर हम एंटोनिम्स देखें, सिविलाइज्ड, ह्यूमेन, और जैसे हम कहते हैं द मोस्ट इनह्यूमेन एक्ट, तो इनह्यूमेन हो गया, ऑपोजिट हो गया, इसीलिए वो बारबेरिक का सिनोनिम बन गया। सोफिस्टिकेटेड, कंपैशनेट, काइंड। अगर हम सेंटेंस देखें, द ट्राइब वॉज नोन फॉर इट्स बारबेरिक रिचुअल्स, साथ साथ ये भी देखते रहें कि इट्स हमने यूज किया है ट्राइब के लिए। ट्राइब में एक बंदा तो नहीं ना होता, कलेक्टिवली ये नाउन यूज हुआ है, कलेक्टिवली यूज हुआ है, लेकिन सिंगुलरली एक्ट कर रहा है। उसके बाद
बैरियर, बैरियर का मतलब है रुकावट, ऑब्स्टिकल। हर्डल, हिंड्रेंस, ब्लॉकेड या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हमारे पास यूज होता है। एंटोनिम्स में ओपनिंग, पाथवे, एक्सेस और गेटवे वगैरह हमारे पास इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। सेंटेंस देख लेते हैं। लैंग्वेज कैन समटाइम्स बी अ बैरियर टू कम्युनिकेशन बिटवीन कल्चर्स। जब कल्चर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो तो लैंग्वेज कभी कभार बैरियर बन जाती है। इसके बाद बैटर, बैटर हमारे पास वो होता है मारना पीटना, खेलने वाले को भी हम बैटर कहते हैं जो बेसबॉल में खेल रहा होता है। फिर उसके अलावा इसको हम वो भी कहते हैं जो केक का एक बैटर तैयार किया जाता है मैदे वगैरह की मदद से। तो सिनोनिम्स में बीट, पमल, पाउंड ये मारने के मीनिंग्स में आ जाता है। और एंटोनिम्स में प्रोटेस्ट, शील्ड, डिफेंड, करेज, स्ट्रोक और जेंटल ये मारने वाले ही एंटोनिम्स हमारे पास आते हैं। सेंटेंस अगर हम देखें, ही यूज्ड अ हैमर टू बैटर डाउन द ओल्ड रस्टेड फेंस, कि उसने उसको गिराने के लिए एक हैमर को मार मार के गिराने के लिए, यानी कि ज़रब मार मार के गिराने के लिए एक हैमर का इस्तेमाल किया। बीडिड, बीडिड दानेदार, बीड्स से आप याद रख सकते हो इसको, दानेदार मोतियों वाला। तो एडोन्ड, एम्ब्रॉयडर्ड, डेकोरेटेड, एम्बेलिश्ड इसके सिनोनिम्स से हैं। और अगर हम एंटोनिम्स देखें तो प्लेन, अंडरकोट, अनडेकोरेटेड, अनएडोन्ड और सिंपल इसके एंटोनिम्स हैं। सेंटेंस अगर हम देख लें, शी वोर अ ब्यूटीफुल बीडेड नेकलेस टू द पार्टी, यानी कि उसने जो नेकलेस पहना हुआ था उसमें मोती वगैरह लगे हुए थे। उसके बाद बेहेस्ट, बेहेस्ट हुक्म या फरमान के मीनिंग में आता है। अब इसको हम सिनोनिम्स कमांड, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, डायरेक्टिव और मैंडेट वगैरह कहते हैं। रिक्वेस्ट, प्ली और सजेशन इसके एंटोनिम्स हैं। और हमारे पास सेंटेंस आ जाता है, द मिनिस्टर रिजाइंड एट द प्राइम मिनिस्टर्स बेहेस्ट। प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑर्डर दिया और मिनिस्टर साहब ने अल्लाह हाफिज कर दिया। बिलेटेड, बिलेटेड हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, ताखीर से वाले के मीनिंग में आता है। एडजेक्टिव के मीनिंग्स में है डायलेटरी, लेट, डिलेड, अनपंक्चुअल और पंक्चुअल, अर्ली, टाइमली, ऑन टाइम और प्रोम्प्ट हमारे पास इसके एंटोनिम्स आ जाते हैं। ही ऑफर्ड आ बिलेटेड अपॉलॉजी फॉर मिसिंग हर बर्थडे, ठीक है, बिलेटेड देर से, ताखीर से, तारीख से नहीं। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन का मतलब है दुआ या बरकत। तो सिंपल से इसके आसान से ही सिनोनिम्स होंगे, ब्लेसिंग, प्रेयर, सेंटिफिकेशन और गुड विशेस, इन्वोकेशन। अगर हम एंटोनिम्स देखें तो कर्स, मेलेडिक्शन और एनेथेमा वगैरह इसके एंटोनिम्स हैं। फिर हमारे पास एग्जांपल्स में आ जाता है, द सर्विस एंडेड विद अ साइलेंट बेनेडिक्शन फ्रॉम द प्रीस्ट, यानी कि प्रीस्ट साहब ने जब वो सारी सर्विस का मतलब होता है दुआ वगैरह का इख्तिताम किया तो उन्होंने एक खामोश दुआ के साथ उसका इख्तिताम किया। बिक्विथ, बिक्विथ वसीयत करना, विरसे में देना। विल, लीव, हैंड डाउन, ट्रांसफर, इंटरेस्ट वगैरह इसके सिनोनिम्स हैं। फिर एंटोनिम्स में डिसइनहेरेंट, विदहोल्ड या कीप वगैरह एंटोनिम्स आते हैं। ही बिक्विथ्ड ऑल हिज सिल्वर टू हिज चिल्ड्रन, यानी कि उसने अपना सारा जो चांदी का सामान था, सारी जो चांदी थी वो अपनी औलाद को दे दी, विरासत में दे दी या उनको दान कर दी कि जाओ मौज करो। उसके बाद बिरेट हमारे पास है। बिरेट का मतलब है डांटना, मना करना, स्कोल्ड, रिब्यूक, रेप्रीमेंड, सेंशर, शाइड वगैरह। और एंटोनिम्स में प्रेज, कॉम्प्लीमेंट, कमांड और लाउड, लाउड, ठीक है, वो लाउड वाले स्पेलिंग नहीं है इसके, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। जैसे स्पेलिंग डिफरेंट है वैसे ही मीनिंग भी डिफरेंट है। देयर इज नो नीड टू बिरेट समवन ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ द जॉब, पहले दिन ही अगर आप डांटना शुरू कर दो तो फिर तो काम होने से रहा। तो पहले दिन बंदे को भी थोड़ा सा टाइम लगता है काम समझने में और काम होने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो ये आपके पास वोकेबुलरी थी। अब चीज़ें आपने जो याद रख ली हैं वो यही हैं कि अपनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा मेहनत से आप अपने मार्क्स की तैयारी कर सकते हो इंशाल्लाह। तो उस चीज़ का ख्याल आप रखो, अच्छे तरीके से रिवाइज़ करते रहो। कोई क्वेश्चन हो, कोई इशू हो तो ज़रूर पूछो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।